हाई क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, इस क्लास के माध्यम से क्लास 10th के जो नर जनन और मादा जनन तंत्र है उसको इस तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं ना कि यहाँ अगर एक बार उसका क्लास हम कर लिए हमारे मन में एक भी डॉट नहीं रहने वाला है। तो वही चीज यहाँ देखिए, क्या उच्च श्रेणी क्या कह रहा, उच्च श्रेणी के जंतु में मनुष्य लैंगिक जनन। देखिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन का डिफिनेशन आप सब लोग बहुत अच्छे से किए होंगे, वो हम नहीं करवाएंगे। सिर्फ लैंगिक जनन में ये बताएंगे कि लैंगिक जनन तभी पॉसिबल है जब एक तरफ नर चाहिए और दूसरी तरफ मादा चाहिए। दोनों अलग अलग होना चाहिए, नर अलग और मादा अलग। उनके दोनों के बीच में जो निषेचन के दौरान जो उत्पन्न संतान होगी, उत्पन्न नए उसकी प्रजातियां होगी, उसी को हम सब लैंगिक जनन कहते हैं। क्योंकि चीजों को किताबी कीड़ा की तरह पढ़ना नहीं है, समझना है। सबसे बड़ी चीज जरूर, एक तरफ नर दूसरी तरफ मादा, निषेचन के दौरान अगले संतान या अगले प्रजाति का जो उत्पन्न होगा उसी को लैंगिक जनन कहेंगे। ठीक है। और ये जो उच्च श्रेणी तो मनुष्य में भी वैसे ही होता है कि नर और मादा के जनन अंगों की क्रिया के द्वारा ही निषेचन होती है। और इसमें हम सब बारी बारी से पहले समझेंगे, जो कि पहले समझने का प्रयास करेंगे नर जनन तंत्र। क्या? नर जनन तंत्र। नर बोले तो नर तो समझ में भी करता, मेल पुरुष, नर जनन तंत्र किस हिसाब से प्रकृति का दिया हुआ नर के पास जनन तंत्र है वो समझने का प्रयास करेंगे। जैसे बायोलॉजी में तो लोगों ने, विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने पहले नर जनन तंत्र को समझा दिया, तो आज आपके और हमारे लिए काफी आसान हो चुकी है ये पॉइंट्स कि एक बार क्लास 10th में पढ़ लीजिए, दिमाग में पूरा सेटअप बैठ गया। भी अच्छे टीचर से, अच्छे जगह, अच्छे क्लासों के माध्यम से एक बार अगर नर जनन तंत्र पढ़ लिए या मादा जनन तंत्र पढ़ लिए, दिमाग में सेटअप हो गया। तो चलिए नर जनन तंत्र समझते हैं। देखिए, नर जनन तंत्र के विभिन्न भाग हैं, ये तो सही बात है, क्योंकि जनन तंत्र है तो कोई एक भाग से संपन्न होगा नहीं। और अगर शायद आपको ऐसा लगता है कि नर जनन तंत्र एक भाग से होगी तो वो गलत है, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे भाग होंगे जिसके बारे में बिना पढ़े पॉसिबल नहीं है जानना। जैसे वृषण है, सबसे पहले क्या है? वृषण। मनुष्य के शरीर में एक जोड़ी वृषण पाई जाती है। देखिए, सबसे पहले नर जनन तंत्र का एक पार्ट हमने पढ़ना शुरू किया, वृषण, और उसमें सबसे पहला लाइन पढ़े कि मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाई जाती है, अर्थात दो वृषण पाए जाते हैं मनुष्य में। ठीक है। और वो वृषण दो पाए जाते हैं जो पेशीय थैली वृषण कोश के अंदर बंद रहती है। वृषण कोश मुख्य शरीर से बाहर शीशन के नीचे अवस्थित होता है। वृषण कोश शुक्राणु को उत्पन्न करता है। देखिए, यहां पढ़ने हम नहीं आए हैं, आएंगे चीजों को, किताब का पेज कॉपी किया गया है उसको पढ़ें और समझ गए ना, चीजों को इमेज देखकर समझना है। जैसे देखिए, वृषण के बारे में हमने पढ़ना शुरू किया, तो ये रहा वृषण हमारे पास। इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखिए और वृषण आपको पता चलेगा। और इसमें वृषण का पार्ट ये है, इसमें देखिए वृषण का पार्ट ये भाग है, ये जो है वो वृषण है, इसी को हम सब क्या कहें? वृषण। और वृषण मनुष्य में एक जोड़ी होती है, अर्थात दो होता है। ठीक है। तो एक इधर हो गया और ये दो हो गए। और यहां आप देख सकते हैं कि यहां ये रहा, इसका इमेज लाया वृषण। क्या कोई परेशानी? पहले एक चीज हम समझ गए कि मनुष्य में वृषण एक जोड़ी होती है जो मनुष्य के शरीर के बाहर स्थित होता है। जैसे ये जो भाग है वो ये दोनों बाहर स्थित होता है। इसमें भी राज छुपा हुआ है कि वृषण अर्थात शरीर के बाहर क्यों अवस्थित रहता है। पहले वृषण आपने देख लिया, चलिए बहुत अच्छा। देखिए, वृषण जब हमने देखा उसके बाद इसमें पढ़ा क्या कि इसी वृषण में क्या बनती है? शुक्राणु का उत्पन्न होता है। ये वृषण में ही शुक्राणु बनती है। ये वृषण में ही शुक्राणु बनती है। ये जो वृषण है, वृषण जो है, इसी में शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। ये जो वृषण दोनों है बाबू, इसी वृषण में शुक्राणु का निर्माण होना शुरू होता है, वृषण में ही। और वृषण शरीर के बाहर अवस्थित रहता है। आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, वृषण शरीर के बाहर क्यों रहता है? इसका क्या कारण है जो शरीर के बाहर है? प्रकृति का दिया हुआ तो शरीर है पूरे हमारे पास, बट सिस्टमेटिक ढंग जो मशीन को कैसे सिस्टम से व्यवस्थित करना है, ये तो प्राकृतिक नेचुरली ने किया, भगवान ने ही किया। लेकिन ऐसा क्यों किया है जो समझिए सबसे पहले। ठीक है।
देख लीजिए वृषण यहां देख लिए हम सब, वृषण के अंदर ही बनता है क्या, शुक्राणु। ये रहा हमारे पास शुक्राणु, ये जो इमेज है वो शुक्राणु का है, समझ लिए। यही शुक्राणु कहां बनेगी, वृषण के अंदर। ये शुक्राणु वृषण के कहां बनेगी, अंदर बनेगी। ये रहा शुक्राणु, ठीक है। और ये शुक्राणु बनने का काम वृषण में ही होगा, और वृषण शरीर के बाहर स्थित है। हम यहाँ दो ही चीज पढ़ रहे हैं, यह एक पेशीय थैली है, थैली के आकार का लटका हुआ होता है वृषण, और इसमें ही क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। इधर देख लीजिए, इसमें भी वृषण आप देख लीजिए, ये रहा वृषण। ये जो पार्ट है यही क्या है, वृषण है। यही वृषण है जो शरीर के कहाँ स्थित है, बाहर स्थित है। उसी वृषण में क्या बनेंगे, उसी वृषण में शुक्राणु बनेंगे। ये रहे वृषण, ये रहा वृषण, और ये वृषण शरीर के बाहर है, और वृषण इसी में शुक्राणु बनेंगे। शुक्राणु का इमेज आपका ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये जो शुक्राणु है या जो वृषण है उसके बारे में पहले समझ लीजिए कि वृषण शरीर के बाहर क्यों अवस्थित है, इसका क्या रीजन है जो वृषण शरीर के बाहर अवस्थित है। जैसे पहले आप हमसे समझ लीजिए, वृषण शरीर से बाहर इसलिए अवस्थित है क्योंकि जहां वो शुक्राणु बनती है, वो शुक्राणु बनने के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। अर्थात हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग होती है, जो कि वृषण अर्थात शुक्राणु बनने के लिए 33 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। अगर वृषण हमारे शरीर के अंदर अवस्थित होता तो शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बट वहां शुक्राणु बन नहीं पाएगा। इसीलिए नेचुरली प्राकृतिक भगवान जो आप कहिए उस वृषण को शरीर से बाहर दिया गया है, और वो भाग 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान वहां की रहेगी, अर्थात 2 से 3 डिग्री कम तापमान रहेगी वृषण के, और उस वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होगा। आइए यही चीज यहां देख लीजिए, क्या कह रहा है, शरीर का ताप वृषण के ताप में शुक्राणु उत्पन्न करना संभव नहीं है। हमने अभी कहा शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड में शुक्राणु का निर्माण करना संभव नहीं है। इसीलिए जहां शुक्राणु उत्पादन होती है उस जगह पर शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम रहती है। कहाँ का, वृषण का। उसके बाद इसलिए वृषण शरीर के कहां अवस्थित होती है, बाहर। रटने की आवश्यकता नहीं, शरीर के तापमान 37 डिग्री, वृषण के तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम चाहिए, वहीं बनेगा वृषण, और वृषण में बनेगी शुक्राणु। चलिए आगे आ जाते हैं। यही देखिए वृषण, यही पार्ट हम बता रहे हैं शरीर का कहां है, बाहर है। ये रहा वृषण का पूरा इमेज, वृषण का पूरा इमेज। ये रहा शुक्राणु, ये भाग रहा क्या, शुक्राणु। चलिए अब समझते हैं, पहले और चीजों को समझते हैं, उसके बाद आएंगे फिगर पे, ठीक है। पहले पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए हमने वृषण को देख लिया, सर वृषण शरीर के कहां होती है, बाहर होती है। उसके बाद देख लीजिए यहां क्या कह रहा है कि वृषण, क्या कह रहा है, वृषण, वृषण नर जनन हार्मोन। वो जो वृषण है बाबू, वृषण, वृषण वही शरीर के बाहर वृषण, उसमें क्या होता है, कोशिकाएं, नर जनन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन। कौन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है उस वृषण में ही, उस वृषण में ही टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। कौन से हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। देखिए कोई भी लड़का, पहले नर बनने से पहले वो छोटा बालक है, छोटा बालक, अगर उसमें वृषण या वृषण में शुक्राणु बनना तब शुरू होगी जब उसकी उम्र 15 से 18 वर्ष होगी। मतलब कोई भी लड़का जिसका उम्र 15 से 18 वर्ष हो गई, उसके बाद उसके वृषण में शुक्राणु बनने का क्रिया क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। कौन से हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो गया। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो गया, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, वृषण में शुक्राणु बनने लगता है, ठीक है। नर हार्मोन के इसके लक्षण है क्या, मतलब कैसे पता चलता है कि उसके शरीर में टेस्टो हार्मोन्स नामक ग्रंथि मतलब हार्मोन से स्रावित होना शुरू हो गया, ठीक है। इससे कैसे पता चलेगा, तो इससे होगा क्या, उस बालक को दाढ़ी मोछ निकलना शुरू हो जाएगा, दाढ़ी मोछ आना शुरू हो जाएगा, आवाज उसकी भारी हो जाएगी, सीने एवं गुप्त अंगों पर बाल उगना शुरू हो जाएगा। यह है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन के स्रावित का विशिष्ट लक्षण। पता कैसे चला, तो उस बालक का उम्र 15 से 18 वर्ष, पहले चीज। अगर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होने लग गया तो उस बालक को
मोछ, दाढ़ी, आवाज भारी होना, गुप्त अंगों पर बाल का उगना और सीने इत्यादि में बाल उगना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो समझ लीजिए टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होना शुरू हो गया है। ये रहा इमेज वृषण का। और इस इमेज के द्वारा समझिए क्या, शरीर के बाहर बालक का उम्र 15 से 18 वर्ष, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होने लग गया। और उसके बाद समझ लीजिए यहीं पर से शुक्राणु बनना शुरू हो जाएगा। ये पार्ट रही जो वृषण का है। ये स्पेशल किसका दिया गया इमेज, वृषण, वही थैली जो शरीर के कहाँ अवस्थित है, बाहर में अवस्थित है। ये थैली वृषण जो है वो शरीर के कहाँ अवस्थित है, वृषण बाहर में अवस्थित है। और यहीं पर शुक्राणु का बनना शुरू हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होना इसी थैली में शुरू हो जाएगा। और उसके बाद आते हैं स्पेशल एक पॉइंट्स और किस पर, शुक्राणु क्या है। प्रत्येक वृषण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रत्येक वृषण, वही वृषण जो कहाँ बनती है, वही शुक्राणु जो वृषण में बनती है, वही क्या, शुक्राणु जो कहाँ बनती है, वृषण में बनती है। इसके बारे में पहले समझ लीजिए बाबू लोग कि क्या दिया गया है कि प्रत्येक वृषण संबंध अधिवृषण से होती है। वृषण का संबंध अधिवृषण से होता है। पॉइंट्स को हम आगे खींच रहे हैं। सबसे पहले जो किए हैं कंप्लीट, उसके दिमाग में आपको बात याद है, नर जनन हार्मोन में वृषण पाई जाती है, वृषण में शुक्राणु का उत्पन्न होता है, वहीं पर टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स निकलती है, वृषण शरीर के बाहर होता क्यों होता है जो बता चुके हैं। उसके बाद वृषण का संबंध अधिवृषण से है। और वृषण में बने हुए शुक्राणु, वृषण में बने हुए शुक्राणु संचित रहता है अधिवृषण में। और ये जो शुक्राणु बना ना सर, ये जो शुक्राणु बना उसकी लंबाई 1 mm होती है, 1 मिलीमीटर होती है। उस शुक्राणु की लंबाई 1 मिलीमीटर के 100वें भाग के बराबर, 1 मिलीमीटर के 1/100 कर दो, उसके भाग के बराबर होता है किसकी लंबाई, तो शुक्राणु की लंबाई होती है। शुक्राणु देख लीजिए पहले, शुक्राणु देखिए, शुक्राणु में 3 भाग है। शुक्राणु में कितना भाग है, 3 भाग है। पहले पढ़ लीजिए, शुक्राणु में 3 भाग, एक होता है शीर्ष भाग, एक होता है मध्य भाग, एक होता है पुच्छ भाग, मतलब पीछे वाला भाग। और ये है जो भाग अधिक माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, मध्य भाग में। पहले इसको समझिए ना सर, ये देखिएगा ना तो ऑटोमेटिक बुद्धि खुल जाएगा आपका कि क्या बोल रहे हैं। ये क्या है वृषण, शुक्राणु क्या है, इसकी लंबाई कितनी है, तो बोलेंगे 1 mm के 1/100वें भाग के बराबर होता है शुक्राणु की लंबाई। और ये रहा हमारे पास शुक्राणु, आप देखिए ये रहा हमारे पास शुक्राणु, ये रहा हमारे पास शुक्राणु। और ये शुक्राणु जो है, ये जो शुक्राणु है इसको समझिए पहले, यही है। और इसके जो आगे का भाग शीर्ष भाग हुआ, इसके पीछे का भाग पुच्छ भाग हुआ, और ये बीच का भाग मध्य भाग हुआ। और ये मध्य भाग में ही माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक पाई जाती है। और ये इतना लंबा नहीं, 1 बित्ता 2 बित्ता 3 बित्ता नहीं, 1 मिलीमीटर के 1/100वें भाग के बराबर होता है इसकी आकृति, इसकी लंबाई। किस शुक्राणु, क्या कोई परेशानी शुक्राणु तक, चलिए तो नहीं है परेशानी। फिर और आगे बढ़ते हैं हम, नरजनन और भी वृषण के अलावा कोई अंग, तो वृषण का संबंध अधिवृषण से है, वृषण का संबंध अधिवृषण से है। तो वृषण हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं अधिवृषण पे। चलिए क्या है अधिवृषण, जैसे ये देखिए रहा अधिवृषण। देखिए यह एक लंबी एवं कुंडलित नलिका होती है जो वृषण के पिछले भाग में लगी होती है। इसमें शुक्राणु संचित रहेगा और अधिवृषण अंतिम रूप से एक नलिका रूपांतरित करेगा जिसको शुक्रवाहिका कहते हैं। देखो क्या है, वृषण से जुड़ा है, ठीक है, वृषण से जुड़ा है, लंबी है, कुंडलित है। कुंडलित बोले तो कुंडली नियन है, और ये रहा कुंडली नियन। ये देखिए ये वाला भाग अगर मान लीजिए इसको वृषण, ये रहा कुंडली के तरह, वृषण से जुट्टल है, वृषण से जुट्टल। वृषण में शुक्राणु बन गए, जमा कहाँ होगा, शुक्र अधिवृषण में, जमा कहाँ होगा, अधिवृषण में। संचित रहता है शुक्राणु, शुक्राणु संचित रहता है कहाँ, अधिवृषण में। कहाँ रहता, अधिवृषण। अधिवृषण से जुटल कौन रहेगा, वृषण। वृषण से कौन जुटल है, अधिवृषण। वृषण शुक्राणु बना दिया, वो जमा कहाँ रहेगा जाकर के, अधिवृषण में। लंबी कुंडलित, कुंडलित एकदम संकुचित, एकदम नजदीक नजदीक है, इसी में वृषण जाकर के क्या जमा।
अधिवृषण समझ में आ गया। ये रहा, यहां देख लीजिए, ये रहा वृषण, इसी में ये जो भाग है वो जूम करके दिखाया गया, और यहां पर हो गया क्या, अधिवृषण। अधिवृषण का काम इतने रखिए कि एगो क्या है, लंबी कुंडली नलिका होती है, जहां पे वृषण जो शुक्राणु को बनाती है वो शुक्राणु वहीं पर जाकर के जमा रहती है। चलिए ये भी कंप्लीट, आगे बढ़िए। अधिवृषण हो गया। उसके बाद आते हैं शुक्रवाहिका। क्या है, तीसरा पार्ट, नर जनन तंत्र के तीसरा पार्ट शुक्रवाहिका। देखिए शुक्रवाहिका के बारे में कह रहा है, यह मांसल संकुचनशील दीवारों वाली एक पतली नलिका होती है जो मूत्राशय के चारों ओर घूमकर अंतिम रूप से मूत्र मार्ग में मिलती है, जो अंतिम रूप से घूमकर मूत्र मार्ग में मिलती है। ये वाला पार्ट रहा, ये पार्ट यहां से ये घुमा, यह देखिए एकदम पीला वाला भाग घूमते 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 आया। उसके बाद ये जो है मूत्र मार्ग में क्या होता है, यही जो भाग है, यही भाग एकदम घूम के एकदम मूत्र मार्ग में मिल गया। इसी को हम सब कहते हैं शुक्रवाहिका। क्या कहते हैं, शुक्रवाहिका। ये रहा शुक्रवाहिका। ये जो इमेज दिया गया है, ये जो पीला लाइन जिस पे हमने अभी रेड किया, यही है क्या, शुक्रवाहिका। इसका कुछ काम नहीं, मांसल एवं संकुचनशील दीवार की होती है। यह पतली नली है जो मूत्राशय के चारों ओर घूमते 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 मूत्र मार्ग में मिल गया, उसी को हम सब कहते हैं शुक्रवाहिका। ये जो हम तो पिछले इमेज ही देखे थे, ये वृषण था, ये अधिवृषण था। चलिए ठीक है, वो इमेज यहां रहा शुक्रवाहिका का। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट आ जाओ, शुक्राशय। शुक्राशय क्या है, शुक्राशय यह छोटी छोटी नलिका के बने हुए रचना होती है जो अधिक कुंडलित होता है। यह गाढ़े शुक्राशय द्रव का स्राव करते हुए शुक्राणु से मिलने के बाद वीर्य का निर्माण कहलाता है। वीर्य गाढ़ा एवं श्वेत रंग का एक तरल पदार्थ है। जैसे इसके बारे में देखिए, शुक्राशय, ये जो इमेज दिखाया गया ये शुक्राशय का है, जूम करके इसमें दिखाया गया, ठीक है, शुक्राशय का। इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है, हटिए भाई साहब, जगह दीजिए। ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है यही क्या है, शुक्राशय। शुक्राशय, ये जो पार्ट है यही क्या है, शुक्राशय है। क्या है, शुक्राशय, जो छोटी छोटी नलिका से बनी होती है, ठीक है, इसका अधिक कुंडलित होता है। इसमें से एक निकलता है गाढ़ा शुक्राशय द्रव। गाढ़ा शुक्राशय द्रव जो कि मिलेगा शुक्राणु से मिलेगा, यही गाढ़ा शुक्राशु, क्या मिलेगा, गाढ़ा शुक्राशय द्रव जो कि शुक्राणु से मिलेगा, और शुक्राणु से मिलने के बाद ही वो वीर्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वीर्य कहलाएगा। जब तक शुक्राणु से मिलेगा नहीं तब तक वह वीर्य नहीं कहलाएगा। और कोई फिगर जो इससे संबंधित है, नहीं, इसी फिगर को ले लीजिए, यहाँ है, यहाँ का कुछ पार्ट इसका दिया गया है। इसको जब जूम करके बनाने के बाद शुक्राशय ऐसा ही होता है, और शुक्राशय से ही निकलेगा शुक्राशय द्रव, और वो शुक्राणु से मिलेगा। शुक्राणु से मिलने के बाद वो वाला पार्ट जो हो जाएगा वो वीर्य कहलाने लगेगा। वो क्या कहलाने लगेगा, वीर्य कहलाने लगेगा। चलिए, तो शुक्राशय से इतना ही संबंधित रखिए कि यह छोटी छोटी नलिका की रचनाएं होती है जिसे शुक्राशय द्रव उत्पन्न होता है, और वह शुक्राणु से मिलने के बाद वो पार्ट वीर्य कहलाता है। वीर्य एक क्या बन जाता है, गाढ़ा श्वेत रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ बन जाता है जिसमें एक विभिन्न प्रकार के गंध होती है। चलिए अब आते हैं इसके 5वें पॉइंट्स पर, पुरस्थ। यह दोहरी, पुरस्थ क्या है, यह दोहरी पाली वाली ग्रंथि होती है जिसकी नलिका मूत्र मार्ग में खुलती है, और यह पुरस्थ द्रव के स्राव करती है। एक क्षारीय पदार्थ होता है जो वीर्य में मिलकर पुरुष के मूत्र मार्ग एवं स्त्री के योनि में अम्लीयता को उदासीन कर देता है, और यह विशेष प्रकार की गंध देता है। देखिए, इसके बारे में अगर समझना चाहते हैं तब सबसे पहले समझिए, यह दोहरी क्या है, पालियां हैं। यह दोहरी पालियां हैं। जैसे यहां देख लीजिए, यहां इसका इमेज एक दिया होगा, कहां गया सर, ढूंढिए, ये रहा। इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए तो समझ में कुछ आएगा, ठीक है। यह दोहरी पालियां क्या होती है, दोहरी पालियां वाली होती है, ठीक है, दोहरी पालियां वाली होती है। दोहरी पालियां वाली हो गई। यही है ग्लैंड, कौन सा, पुरस्थ, जिसके नलिका मूत्र मार्ग में मिलती है। ये जो नलिका यहाँ जो है, यहाँ देखिए, ये फोटो यहाँ का जूम करके ऊपर ले गया गया है पुरस्थ भाग का, और ये भाग किस में मिल रहा, मूत्र मार्ग में मिल रहा। कौन से मार्ग में, मूत्र मार्ग में मिल रहा है, और इसी से एक क्षारीय पदार्थ का स्राव होता है।
इसी से क्षारीय पदार्थ का क्या होता है, स्राव होता है, जो जब स्त्री के योनि में जाती है और वहां का जो भाग अम्लीय है उसको उदासीन कर देगा, उसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, और वहीं से एक विशेष प्रकार का क्या निकलेगा, गंध निकलेगा। ये पाठ से देखिए यहीं से वो आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं, इसमें एक पार्ट और दिया गया है, ये तो पुरस्थ समझ में आ गया, कुछ नहीं, उसमें एक ग्रंथि है जिसे नलिका मूत्र मार्ग में मिलती है, साथ में जो कौन सी ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि से एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ निकलता है। वह क्षारीय पदार्थ जब स्त्री की योनि में जाती है तो उसकी अम्लीयता के साथ मिल करके उसे उदासीन बना देती है। बस इतना ही इसमें याद रखना है। दूसरी इसी में पढ़ लीजिए, इसका छठा पाठ, नर जनन का छठा पाठ, कॉपर ग्रंथि। देखिए कॉपर ग्रंथि क्या है, तो कॉपर ग्रंथि यह एक ग्रंथि जोड़ी में होती है जो पुरस्थ के ठीक नीचे स्थित होता है। इसे एक छोटा रास्ता मूत्र मार्ग से होते हुए एक सफेद क्षारीय द्रव का स्राव करता है, जो चिकना होने के कारण अस्नेहक होता है। यही देख लीजिए, इससे ही जुड़ल है, ये जो हम पहले पुरस्थ मूत्र मार्ग से जो जुटा, इससे जुड़ा हुआ एक कॉपर ग्रंथि होता है। ये जो है भाग, ये कौन सी ग्रंथि का है, कॉपर ग्रंथि का है। और ये कॉपर ग्रंथि से एक छोटे रास्ते से होकर मूत्र मार्ग की ओर इधर भी पहुंचेगा, इससे भी एक प्रकार का तरल पदार्थ निकलेगा जो चिकना होता है और अस्नेहक का कार्य करता है। और ये कौन सी ग्रंथि से, कॉपर ग्रंथि से। ठीक है, इसके बाद एक होता है सीसन। क्या होता है, सीसन। लास्ट पार्ट बचा इसका सीसन। नर जनन तंत्र के टोटल 7 पार्ट हमने देखा, और 7 पार्ट में सबसे लास्ट पार्ट हम देख रहे हैं, क्या है, सीसन। क्या है, सीसन। चलिए सीसन पहले देख लीजिए कि क्या है सीसन। चलिए ये रहा सीसन। देखिए सीसन पुरुषों की बाह जनन ज्ञान इंद्रियां है। जैसे सीसन जो है वो पुरुष में बाहर होती है। ठीक है, अब ये बाहर होती है तो इसका काम क्या है, देखिए सीसन है जो बाह्य अंग है, सीसन है जो बाह्य अंग है। पुरुष का कौन सा अंग है, बाह्य अंग है, जो भीतर मूत्र वाहिनी होती है। सीसन मूत्र वाहिनी, मूत्र एवं वीर्य को बाहर निकालने का कार्य करता है। ये इसका पाठ रहा, क्या, सीसन। ये पाठ देखिए आप। ठीक है, इसको देखिए तब समझ में आएगा सीसन क्या है। ठीक है, इधर आ जाते हैं। ये वाला भाग जो है इसी को हम सब कहते हैं सीसन। इसको क्या कहते हैं, सीसन कहते हैं, जो कि बाह्य अंग है। इसी सीसन से मूत्र वाहिनी, मूत्र निकलती है और साथ में वीर्य बाहर निकलता है। सीसन के बारे में देखिए कह रहा, सीसन के भीतर मूत्र वाहिनी दोनों ओर स्पंजी ऊतकों के 3 कतार में होती है, जो रक्त से भरा होता है। इसका इमेज इसमें देखिए, ये जो है वो 3 कतार है, ठीक है, करगी से, और इसमें है जो रक्त से भरा होता है। ये किससे भरा होता है, रक्त से भरा होता है। और जब भर जाता है तो ये पार्ट पूरा कठोर हो जाता है। मतलब जब तक इसमें रक्त से भरा हुआ नहीं है ये कठोर नहीं है, लेकिन अगर इसमें रक्त भर जाने के कारण ये सीसन भाग क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। साथ में कहा जाता है सीसन का अग्र भाग फूली हुई गोलाकार रचना होती है। ये पार्ट देखिए, जितना हम पेन चलाएंगे उतना ही पार्ट देखना है। इसमें आप ये देखिए भाग, ये भाग जो है वो गोलाकार है। कौन सा है, गोलाकार रचना। ठीक है, जो फूला हुआ होता है, जो क्या होता है, ये आगे का भाग गोलाकार जो फूला हुआ होता है। ठीक है, इसे ग्लांस कहते हैं। वो जो सीसन का आगे भाग फूली हुई गोलाकार की जो रचना है उसको हम सब ग्लांस कहते हैं। और यह त्वचा दोहरी स्तरों से ढकी रहती है। ये जो त्वचा है ये दोहरी स्तर दोनों तरफ से ढकी रहती है, और जो ढकता है उसे हम सब प्रियूस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रियूस कहते हैं। जो उसको ढकने का काम करता है उसे हम सब प्रियूस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर जनन तंत्र हमारा कंप्लीट हो चुका। फिर से बस बात इतना समझ लीजिए, वृषण। ठीक है, इसके टोटल 7 पार्ट हैं। ठीक है, मानव नर जनन तंत्र के टोटल 7 पार्ट हैं, और 7 पार्ट हमने कंप्लीट किए। ठीक है, अगर उसको हम फिर से रिपीट करेंगे तो आप सब लोगों का अच्छा खासा समय फिर से चला जाएगा। इसीलिए उसको आप फिर से सुन लीजिएगा, रिपीट करके दोबारा समझने का प्रयास कीजिएगा, तिबारा समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत आसान तरीकों से समझ में आ जाएगी। और अब नर जनन तंत्र के बाद पहुंचते हैं मादा जनन तंत्र की ओर। ठीक है, तो चलिए आते हैं मादा जनन तंत्र। ये रहा मादा जनन तंत्र। क्योंकि हमने नर जनन तंत्र पढ़ लिया, अब आती है बारी मादा जनन तंत्र की। तो चलिए देखते हैं मादा जनन तंत्र क्या है।
मादा जनन तंत्र क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहां तो एक पॉइंट क्लियर है कि नर जनन तंत्र की तुलना में मादा जनन तंत्र बहुत अधिक जटिल होता है। और जटिल होने का रीजन है, जटिल होने का रीजन है यही पाठ सबसे पहले लिखा है कि मानव में मादा जनन तंत्र नर जनन तंत्र की अपेक्षा अधिक जटिल होती है। जटिल होने का कारण है, अधिक जटिल होने का क्या है कारण है। कारण यह है कि मादा जनन तंत्र को विभिन्न प्रकार का कार्य संपन्न करना होता है। मादा जनन तंत्र को विभिन्न प्रकार के कार्य करना संपन्न होता है, जैसे अंडाणु का निर्माण, अंडाणु का निर्माण, शुक्राणु का ग्रहण करना, पहला काम अंडाणु का निर्माण, शुक्राणु का ग्रहण करना, युग्मनज का पोषण प्रदान करना, युग्मनज का पोषण प्रदान करना, भ्रूण का परिवर्धन एवं विकास करना, ये काम होती है मादा जनन तंत्र के। तो कार्य जब ज्यादा है तो इसकी संरचना भी जटिल होती है, इसकी संरचना भी जटिल होती है। सभी कार्य को पूरा करने के लिए मादा जनन तंत्र जो मुख्यतः 5 भाग में बांटकर इसको हम देखेंगे। ये जो मादा जनन तंत्र है, ये जो मादा जनन तंत्र है, इसको हम सब टोटल 5 भाग में बांट कर देखेंगे कि क्या 5 भाग में किस प्रकार कौन सी क्रिया मादा में किस जगह पर संपन्न होती है। और इसके 5 भाग टोटल हैं और वो पांचों भाग का नाम है आप याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकती है पूछ दिया जाए मादा जनन तंत्र के 5 भाग का वर्णन करें। तो क्या हम बोलेंगे, सबसे पहले अंडाशय, फिर अंडवाहिनी, फिर गर्भाशय, फिर योनि, फिर बोलेंगे भग। क्या बोलेंगे, भग। क्या क्या बोलेंगे, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि, भग। ये 5 पार्ट होते हैं मादा जनन तंत्र के। और ये रहा मादा जनन तंत्र के आपके पास इमेज। फिर हम सब 5 पार्ट को बारी बारी से वर्णन करते हैं। और इसका सबसे पहला पार्ट जाता है अंडाशय। क्या होता है, अंडाशय। चीजों के बहुत आसान तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अंडाशय क्या है, स्त्री के शरीर में उदर गुहा के ठीक नीचे 2 गोलाकार अंडाशय होती है जो बाईं और दाहिनी हिस्से में व्यवस्थित होता है। ये रहा, यही देखिए अंडाशय है। और इसमें अंडाशय ये देखिए एक बाएं तरफ, दूसरे दाएं तरफ, 2 भाग में बटा हुआ है। बस इतना ही पहले समझिए। अंडाशय क्या है कि यह शरीर के उदर गुहा के ठीक नीचे गोलाकार रचना होती है जो बाईं तथा दाईं हिस्सों के 2 भागों में बटी हुई है। ये बटा हुआ एक भाग और ये बटा हुआ दूसरा भाग। ठीक है, ये अंडाशय 2 भागों में बट गया। अब आते हैं अंडाशय के 2 कार्य पढ़ लीजिए कि इस अंडाशय का क्या 2 कार्य है। तो सबसे पहले अंडाणु का उत्पादन करना, अंडाणु का उत्पादन करना अंडाशय का काम। दूसरा मादा हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करना किसका काम है, अंडाशय का ही काम है। इस फिगर को हम पहले हल्का सा जूम करके आपको दिखा देते हैं कि कहां है ये अंडाणु। देख लीजिए, यहां है अंडाणु, ये रहा भाग में अंडाणु। ये पूरा भाग अंडाशय है और ये वाला भाग अंडाणु है। ये पूरा भाग अंडाशय है, ये पूरा भाग अंडाणु है। ठीक है, अंडाशय का ही भाग है ये। अब देख लीजिए, इसको 2 भाग में हम सब बांटे, इसको 2 भाग, एक बाएं तरफ दूसरे दाएं तरफ, 2 होती है अंडाशय। ठीक है, मादा में। और दोनों तरफ यहां पर क्या है, अंडाणु है, वो भी अंडाणु है। उसी में वहीं पर अर्थात अंडाशय में ही हार्मोन का स्राव होता है। 2 हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव मादा के अंडाशय में होती है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए, ये अंडाशय के बारे में ही बोला जा रहा है कि प्रत्येक अंडाशय, क्या प्रत्येक अंडाशय एकांतर क्रम में होती है या बारी बारी एकक डिंब का उत्पादन करके गर्भाशय में भेजने का कार्य करती है। ये वाला पार्ट फिर से इसको देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कीजिए, दोनों को, फिगर आगे रहना चाहिए आपके पास। क्योंकि जो इमेज देखकर जो चीजों को हम आसान तरीके से समझ सकते हैं वो सुन करके नहीं समझ सकते। ठीक है, अब देख लीजिए क्या कह रहा, प्रत्येक अंडाशय, प्रत्येक बोले तो अंडाशय 2 तरफ, एक तरफ इधर और दूसरी तरफ इधर। प्रत्येक अंडाशय का कार्य है बारी बारी से, दोनों एक ही बार कार्यरत नहीं होते हैं, बारी बारी से जो एक उत्पादन करके गर्भाशय में, मतलब यहां से उत्पादन करके
गर्भाशय में भेजने का कार्य करेगा। अगर पहले ये आया एक कार्य कर रहा तो दूसरा कार्य नहीं करेगा। अगर एक कार्य करना अगले बार, तो अगर ये रुक गया, जैसे सपोजेट हमने देखा 1 मंथ अगर ये गर्भाशय काम किया, मतलब अंडाशय गया वहां, तो अगले बार यहां से नहीं जाएगा, अगले बार इस तरफ से आएगा। ठीक है, अल्टरनेटिव होती है, दोनों कार्यरत अलग अलग बारी बारी से करता है उत्पादन। गर्भाशय में भेजता है प्राय 10 से 11 वर्ष। ये जो काम शुरू होता है वो कब होते हैं, अर्थात मादा में, अर्थात लड़कियों में यह जो है अंडाशय में ये कार्य जो है वो कब शुरू होते हैं, तो उनकी उम्र 10 से 11 वर्ष की आयु होनी चाहिए। उसकी आयु क्या होना चाहिए, 10 वर्ष से 11 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है क्या, 10 से 11 वर्ष की आयु में अंडाशय में डिंब एवं मादा जनन हार्मोन का स्राव शुरू हो जाता है। 11 वर्ष की उम्र में यह हार्मोन का स्राव क्या हो गया, शुरू हो गया। हार्मोन के स्राव प्रारंभ होते ही आंतरिक एवं बाह्य अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे नर जनन में भी विकास होना शुरू हो गया था, उसी प्रकार मादा जनन अंगों में भी जब हार्मोन का स्राव होना शुरू हो जाता है तो उनके शरीरों का विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे दौतिक मतलब दूसरे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, जैसे स्तनों का विकास होना, स्तनों का विकास होना या वृद्धि होना, भग एवं बगलों में बालों का उगना या नितंबों का फैलना। मतलब ये तो तय है, बस 2 ही पॉइंट्स याद रखिए तो आपके लिए बहुत अच्छा। हार्मोन का स्राव होने लगा, स्तनों का वृद्धि होना और भाग में बालों का उगना, ये सब ये हार्मोन जब उत्पन्न होने लगती है तो इसके बाद ही ऐसा होता है। चलिए, तो ये अंडाशय हम सब देख लिए। अंडाशय से निकला, क्या निकला, अंडाशय से अंडाणु निकला और वो अंडाणु कहाँ गया, गर्भाशय में गया। कहाँ गया, गर्भाशय में गया भली भांति। और वो जब हार्मोन स्रावित गर्ल्स में कितनी उम्र में, तो 10 से 11 वर्ष की उम्र में क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं दूसरे इसके टॉपिक्स, क्योंकि इसमें 5 भाग होते हैं मादा में। तो इसका दूसरा टॉपिक्स क्या है, डिंब वाहिनी। क्या है, डिंब वाहिनी। देखिए डिंब वाहिनी क्या है, तो प्रत्येक अंडाशय के पास से एक किप के आकार की रचना प्रारंभ होती है जिसका संबंध गर्भाशय से होता है, जिसे डिंब वाहिनी कहते हैं। देखिए इसके किप के आकार का, ये जो आपको देख रहे हैं इस फिगर में किप नजर आ रहा होगा, ऐसे कुप्पी की तरह एक रखा हुआ भाग, ऐसे इधर से देखिए, यही किप के आकार का है। इसी को हम सब कहते हैं डिंब वाहिनी, जिसका संबंध ये भाग गर्भाशय से और एक भाग अंडाशय से, दोनों से हो गया। उसी को हम सब क्या कहें, डिंब वाहिनी। ठीक है, डिंब वाहिनी अंडाशय के निकट डिंब वाहिनी अंगुलियां जैसी प्रवर्ध के झालर बनाती है, जिसको हम सब क्या कहते हैं, फेम्ब्री कहते हैं। ये देखिए अंडाशय के निकट अंगुलियां जैसी झालर बनाया, ये देखिए झालर बनाया, अंडाशय के निकट झालर बनाया, जिसी को हम सब फेम्ब्री कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। यह है जो प्रत्येक 28 दिन के बाद दोनों अंडाशय बारी बारी से अंडाणु को उत्पन्न करती है, फेम्बरी द्वारा पकड़कर यह डिंब वाहिनी में पहुंचा दिया जाता है। मतलब पहले 28 दिन यहां जो है इसको यहां से पहुंचा दिया जाएगा, यहां अब ये काम करना बंद किया, अगले मंथ यहां से जो अंडाणु निकलेंगे इसको इस डिंब वाहिनी में पहुंचा देने का क्या किया जाएगा, कार्य किया जाएगा। और ये जाएगी किस रास्ते से, तो डिंब वाहिनी के रास्ते से, डिंब वाहिनी के रास्ते से। उसके बाद देखिए डिंब वाहिनी का 2 कार्य होते हैं। डिंब वाहिनी के कितने कार्य हैं, 2 कार्य हैं। नंबर पहला, सबसे पहला कार्य अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना। ये देखिए जो अंडाणु है इसको यह गर्भाशय तक पहुंचाना कार्य, ये जो उल्टे किप के आकार का है, कौन, डिंब वाहिनी, उसी का कार्य है कि क्या, कि अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाना डिंब वाहिनी का कार्य। निषेचन में सहायक स्थान उपलब्ध कराना डिंब वाहिनी का कार्य, क्योंकि ये जो डिंब वाहिनी का भाग है वो यहां तक है, तो निषेचन में सहायक स्थान उपलब्ध कराना डिंब वाहिनी का कार्य। और ये रहे मादा निषेचन का डिंब वाहिनी भाग। अब पढ़ते हैं इसके तीसरे टॉपिक्स, क्या, गर्भाशय। तीसरा इसका क्या भाग है, गर्भाशय। देखिए तो गर्भाशय को समझिए, यह एक मांसल त्रिभुजाकार अंग है। यह देखिए इस फिगर को पहले जूम कर लीजिए, ये रहा त्रिभुजाकार। ठीक है, ये जो भाग है वो त्रिभुज के आकार का, और यहां पर ऐसे ऐसे एक संरचना भी बनल रहता है।
और यही भाग है गर्भाशय। देखिए क्या करा, एक त्रिभुजाकार अंग हो गया, श्रेणी गुहा में स्थित, चौड़ी भाग ऊपर की ओर होता है, ऊपर वाला भाग, ये जो भाग है वो चौड़ा है, जो गर्भाशय का ऊपर का भाग चौड़ा है, ऊपर का भाग यहां देख लीजिए ये चौड़ा है, ऊपर का भाग चौड़ा है, ऊपर का भाग चौड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी, इस गर्भाशय की लंबाई समानता कितनी होती है, तो 7.5 लंबा, चौड़ा 3.5, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा। इसकी जो गर्भाशय की साइज है वो 7.5 इसकी लंबाई हो गई, उसके बाद इसमें 5 ये चौड़ा हो गया और 3.5 सेंटीमीटर यह मोटा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, इसका क्या दिया गया, इसका चौड़ा भाग ऊपर होता है, ये तो हम देख रहे हैं गर्भाशय का, इसका चौड़ा भाग कहाँ, इसके गर्भाशय का चौड़ा भाग ऊपर में होता है, साथ ही इसके दोनों जो छोर हैं वो डिंब वाहिनी से लगी होती है, एक छोर इधर भी डिंब वाहिनी से लगा है और दूसरा छोर उधर भी डिंब वाहिनी से लगा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि गर्भाशय का निचला सिरा, जो गर्भाशय का ये देखिए निचला सिरा सकरा होता है, मतलब अर्थात मुड़ेदार होते हैं, पतले होते हैं, ठीक है। और जो जिसको हम सब गर्भाशय गिरवा कहते हैं, ये भाग को हम सब क्या कहते हैं, गर्भाशय गिरवा, देख सकते हैं यहां से यहां तक के भाग, यहां से कहां से, ये भाग को हम सब गर्भाशय क्या कहें, गिरवा कहें, गर्भाशय गिरवा कहें, जिसके बीचों बीच एक छोटी सी छिद्र होता है। यह देखिए इसके बीचे बीच एक छोटी सी क्या नजर आ रहा है, एक छोटी सी छिद्र नजर आ रहा है, जिससे होकर केवल शुक्राणु ही गर्भाशय में पहुंच सकती है और कोई चीज पहुंचना पॉसिबल नहीं होता है। यहां गर्भाशय गिरवा से सिर्फ शुक्राणु ही अंदर जा सकती है, जो शुक्राणु की लंबाई 1.1 mm के 1/100 भाग के बराबर था, सिर्फ वही शुक्राणु है जो गर्भाशय में पहुंचेगा, अन्यथा गर्भाशय में और किसी चीज के पहुंचना पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे और बढ़ जाइए। गर्भाशय की 3 प्रमुख कार्य हैं, गर्भाशय की 3 प्रमुख कार्य हैं, जो कि देखिए इसका 3 प्रमुख कार्य क्या है, ऋतुस्राव चक्र का संचालन करना, ऋतुस्राव चक्र मतलब जो ऋतुस्राव चक्र का क्या करना, संचालन करना। ऋतुस्राव चक्र में जो भी अपशिष्ट पदार्थ अंडाशय से जो 28 दिन में तैयार हो रही थी, वो अंडाशय से जो इस नली के द्वारा गर्भाशय में पहुंची और गर्भाशय के माध्यम से गर्भाशय गिरवा के रास्ते प्रत्येक मंथ के 28 दिन, अर्थात मंथ नहीं 28 दिन रखिए, 28 दिन के बाद वो अपशिष्ट पदार्थ बाहर आएगी, कहां आएगी, बाहर आएगी। इसलिए ऋतुस्राव का सबसे पहला काम गर्भाशय का होगा, ऋतुस्राव का पहला काम गर्भाशय का। दूसरा काम इसका देख लीजिए, इसका दूसरा कार्य क्या है, गर्भाशय का दूसरे कार्य इसके हो जाएंगे कि गर्भाधारण करना एवं गर्भ का पोषण करना। अगर कोई भी बच्चे से पहले तो वो गर्भवती होना अति आवश्यक है, तो उसका कार्य यहीं से होगा, कहां से होगा, गर्भाशय में ही होगा, क्योंकि यहां से शुक्राणु जाएंगे, यहां से क्या जाएगा, शुक्राणु जाएगा, तब वो गर्भाधारण करेगी और गर्भ का पोषण करेगा, बच्चे का पोषण करेगा गर्भाशय में, बच्चे का पोषण होगा गर्भाशय में। देखिए गर्भ का परिवर्धन एवं विकास होती है तो गर्भाशय में, अर्थात उसका भी निषेचन का भी कार्य अलग है कि इसमें किस तरीके से निषेचन होते हैं, वो भी आपको समझा दिया जाएगा। पहले गर्भाशय के पॉइंट्स को समझ लीजिए। क्या गर्भाशय क्लियर है, तुम सब रे ऑफलाइन वाले लोग, गर्भाशय क्लियर हुआ, इसके कार्य समझ गए। फिर से यहां से ये क्या निकला, यहां से अंडाणु निकला, ये डिंब वाहिनी नलिका के द्वारा पहुंचा कहां, गर्भाशय में। यहां गर्भाशय का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार, ऊपर का भाग चौड़ा, नीचे का भाग पतला। गर्भाशय के नीचे से निकलती है गर्भाशय गिरवा, जो एक काफी सरकरी एकदम मुड़ी या पतली नली होती है, ठीक है। इसका कार्य सिर्फ क्या है, तो सिर्फ वीर्य को आने जाने देना, इसके अलावा इसके और कोई कार्य नहीं है। चलिए अब चौथे पॉइंट्स पे चलते हैं, मादा जनन के चौथे पार्ट। तो देखिए इसका चौथा क्या है, योनि। चौथा पार्ट क्या है, योनि। योनि क्या होती है मादा में, देखिए योनि एक लंबी एवं मसल्स नली है, योनि लंबी एवं मसल्स नली है। ये पार्ट देख लीजिए क्या है, योनि है, जिसकी लंबाई मादा की लंबाई पर निर्भर करती है। ये जिस मादा की लंबाई जितना होगा उस योनि की लंबाई उतना होगा, किसी का ज्यादा तो किसी का कम।
उसके बाद आ जाइए, इसका औसतम लंबाई 7.5 सेंटीमीटर लगभग होती है। इस योनि जो लंबा होगा औसतम 7.5 सेंटीमीटर योनि की क्या होती है, लंबाई होती है, जो भग से लेकर गर्भाशय के गिरवा तक फैला होता है। अर्थात ये आगे का भग से लेकर के गर्भाशय गिरवा, लास्ट में जो गर्भाशय गिरवा है वहां तक क्या होगा, फैला होगा। इस फिगर में समझने का प्रयास कीजिए, इस फिगर में आइए और समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। लचा भी तो चलिए आइए, हम सब क्या देख रहे थे कि गर्भाशय कौन सा, योनि। योनि की जो लंबाई हमने बताया क्या, मादा के लंबाई पर निर्भर करेगी। औसतम लंबाई 7.5 सेंटीमीटर इसका होगा। और साथ में हम बता रहे हैं क्या, यह भाग गर्भाशय के गिरवा तक, मतलब गर्भाशय के गिरवा यहां से लेकर के, क्या सर, यहां से लेकर के, योनि वाला हम बता रहे हैं, गर्भाशय के गिरवा का जो भाग है वो गर्भाशय के गिरवा तक से फैली होती है। और इसकी दीवार पर एपिथीलियम, क्या एपिथीलियम उत्तक बने होते हैं, जिसमें छोटे छोटे ग्रंथियां पाई जाती है, जो एक प्रकार के चिकने एवं लसदार पदार्थ का स्राव करता है। यहां पर जो है ना, वही चिकने एवं लसदार पदार्थ का क्या किया, स्राव किया। योनि के भीतर एक पतली झिल्ली होती है, जिसे हम सब हाइमेन कहते हैं। योनि ये वाला भाग ऊपर, ये गर्भाशय गिरवा हो गया। अब यहां से हम नीचे उतर रहे हैं। सबसे पहले ये पाठ पढ़े ना, सबसे पहला चीज अंडाशय जहां था, उसके बाद ये नली पढ़े, फैलोपियन ट्यूब पढ़े, फिर तीसरा पार्ट इसका गर्भाशय पढ़े। गर्भाशय के नीचे ये वो क्या था, गर्भाशय गिरवा था। गर्भाशय गिरवा से नीचे क्या है, योनि है। गर्भाशय गिरवा से नीचे क्या है, योनि है, जो कि इस योनि की लंबाई 7.5 सेंटीमीटर औसतम, बाकी लड़की के लंबाई पर निर्भर करेगा। फिर साथ में यहाँ पर एपिथीलियम उत्तक है, जिसे छोटी छोटी यहाँ ग्रंथियां हैं, जिसमें छोटी छोटी क्या है, ग्रंथियां, जो पदार्थ काफी चिकना होता है, झिल्ली होते हैं। यहाँ पर एक झिल्ली बनी होती है, उस झिल्ली को बोलते हैं हाइमेन। और यह झिल्ली कम उम्र की लड़कियों में पाई जाती है। उछल कूद या भाग दौड़ के दौरान ये हाइमेन झिल्ली जो है वो टूट भी सकती है। हाइमेन झिल्ली है, उछल कूद के दौरान क्या हो सकती है, टूट सकती है। योनि के भी कार्य हैं, योनि के भी कार्य हैं। चलिए आप इधर जाइए हुजूर, उसके बाद पहले हमें योनि का कार्य पढ़ने दीजिए। तो देखिए आते हैं, योनि का क्या कार्य है, योनि का क्या कार्य है। योनि के कार्य को पहले समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए ये वाला पार्ट योनि था, ठीक है ना, ये पार्ट क्या था, योनि था। चलिए योनि के 4 कार्य होते हैं। यह पुरुष के सीसन को अंदर जाने का मार्ग देता है, यही योनि पुरुष के सीसन को अंदर जाने का मार्ग देता है। दूसरा, सीसन से स्वखलित वीर्य को गर्भाशय में के संपर्क में लाता है। अगर यहाँ सीसन पहुंचा, फिर वीर्य को गर्भाशय में पहुंचाने का कार्य करता है कौन, योनि, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, गर्भाशय के स्रावों को बाहर आने का रास्ता देता है। गर्भाशय में जो भी चीज स्राव होंगे उसको बाहर आने का रास्ता देगा कौन, तो नीचे कौन देगा, योनि। फिर क्या है, गर्भाशय शिशु को बाहर आने पर फैलते हैं और चौड़े मार्ग प्रदान करता है कौन, योनि। अर्थात जब बच्चे जन्म लेने के दौरान यही योनि से कहां आएगा, बाहर आएगा, और ये योनि फैलने का काम करेगा, तभी बच्चे कहां आएंगे, बाहर आएंगे। ये पार्ट था किसका, योनि का, ये पार्ट योनि का। और अब इसके एक लास्ट पॉइंट बचते हैं, क्या, भग। क्या भाग बचता है, भग, अर्थात मादा जनन अंग के भग पॉइंट जो सबसे लास्ट है। और इसी लास्ट पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। क्लास अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और इसे अगर समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट करके समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्लास लंबा जाने की वजह से एक चीज को सिर्फ एक ही बार बोला जा रहा है। तो चलिए पहले भग समझ लेते हैं। भग क्या है, देखिए योनि बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलती है, अर्थात वो वाला पार्ट तो पीछे ही रह गया। चलिए इसको पहले समझ लीजिए। यहां देख लीजिए, ये जो योनि है, यहां जो ये भाग क्या है, योनि है, ठीक है। ये जो योनि है, इसी योनि के बारे में कहा जा रहा है कि योनि बाहर की ओर एक छिद्र द्वारा खुलती है, जिसे योनि द्वार कहते हैं। जैसे जो बाहर खुला, इसी को हम सब योनि द्वार कहें। इस छिद्र के ऊपर छोटा एवं अन्य एक और छिद्र होता है, यहाँ पे छोटा एवं एक और अन्य छिद्र होते हैं, और जिसे हम सब मूत्र द्वार कहते हैं। अर्थात मूत्र का मार्ग अलग से यहीं पर होता है, योनि के बाहर, अर्थात ऊपर में एक छोटे से छिद्र के द्वारा। इस द्वारों के आसपास मसल भाग को क्या कहते हैं, जनेंद्र कहते हैं या भग कहते हैं। यही भाग को हम सब क्या कहें,
भग कहें, और भग के उठे ऊपर एक त्रिभुजाकार की रचना होती है यहीं पर, और जिसे हम सब प्यूबस कहते हैं। और इसके ऊपर उगने वाले ये जो बाल हैं, इसके ऊपर जो उगने वाले बाल हैं, इसी को हम सब प्यूबिस कहते हैं, प्यूबिस रोम कहते हैं। भग के भी कार्य हैं, भग के भी 3 भाग है, एक बृहत्तम भगोष्ठ, दूसरा लघु भगोष्ठ, और तीसरा भग शेष या किल्टोरिस। यही भाग के 3 भाग, जो तीनों भाग बृहत्तर भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, भगोष्ठ। चलिए, और इसके क्या है, एक पॉइंट्स और क्या दिया गया है, इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। चलिए, फिर दिया है कि योनि, क्या दिया गया, योनि के दोनों ओर चमड़े एवं 2 मोटे मोटे परतें पाई जाती है जिन पर बाल उगते हैं, अर्थात इसके ऊपर क्या उगते हैं, बाल उगते हैं। इन्हें बृहत भगोष्ठ कहा जाता है, ऊपर वाले भाग को बृहत भगोष्ठ कहते हैं। इसके भीतर दोनों ओर लघु भगोष्ठ पाए जाते हैं। इसके भीतर देखिए ना, इमेज में दिया है, कहीं तो दिया ही होगा, देखिए ये रहा बृहत्तम भगोष्ठ, ये जो ऊपर का इमेज है। फिर यहां पर ये रहा लघु भगोष्ठ, ठीक है। उसके बाद एक और है, उसके ऊपर जहां लघु भगोष्ठ मिलते हैं उस स्थान पर एक छोटी और उठी हुई रचना होती है जो बहुत अधिक संवेदनशील होती है। यहीं पे ये जो छोटी, ये तो मूत्र द्वार हो गया, ये जो छोटी योनि जिसको है, यहीं पर ये काफी संवेदनशील होते हैं। और ये था मादा जनन, मादा जनन अंग का लास्ट, अर्थात नर जनन और मादा जनन अंग क्या हो चुके हैं, पूरी तरीके से समाप्त हो चुके हैं। तो फिर अगले क्लास में मिलेंगे इसी तरीके से कुछ अगले वीडियो के साथ में। या जो पार्ट आपका लगता है कि हमें कमजोर है, वो पार्ट आप हमें मैसेज कर दीजिए, उस पार्ट को एनालिसिस अच्छे तरीके से कर दिया जाएगा। तो क्लास में टिके रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।